आयुर्वेद में बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि थोड़ा सा स्लो इम्पैक्ट होता है उसका। ये क्या एक मिथ है? ये मिथ ही रहने दीजिए। आयुर्वेदा इज द बैकबोन ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम। एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस जहाँ रहेगा, ऑब्वियसली फिर हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर होना स्वाभाविक है। 30-35 की एज में आजकल बीपी ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट हम सब लेते हैं, कभी भी खाने का टाइमिंग नहीं है, हम कभी भी खाते हैं और कुछ भी खाते हैं, जो अवेलेबल है, जो मिल गया हम वो ले लेते हैं। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ चेंजेस इनसाइड द बॉडी। फिर आपको ओबीपी होना, डायबिटीज होना, एंजाइटी बढ़ना, स्ट्रेस लेवल बढ़ना, ये सारे क्रोनिक डिजीजेस चालू हो रहे हैं। आयुर्वेदा टीचेज अस हाउ टू लिव ए लाइफ, कैसे जीना है वो सिखाता है। क्योंकि आपने कभी सुना था कि 30 के पहले ही कार्डियक अरेस्ट हो जाना, कैंसर हो जाना। आज कैंसर भी बिलो 30 पे आ गया और कार्डियक अरेस्ट भी। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो पर्सनालिटी हमारे साथ बैठने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज को देख के लगेगा कि लाइफ में लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। मिस्टर जितेंद्र चौबे एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 25 ईयर्स से अपना हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में योगदान दिया है। इनका एक्सपीरियंस सिर्फ एक साइड पे नहीं है, आयुर्वेद और एलोपैथी में ये डीप नॉलेज रखते हैं। मतलब एक तरफ से आपको आयुर्वेदिक फॉर्मेशन की प्योरिटी मिलेगी और दूसरी तरफ से मॉडर्न मेडिसिन का साइंस। दोनों चीज़ों को इन्होंने मास्टर किया है। सो गाइज, अगर आपको आयुर्वेद और एलोपैथी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखना है और बहुत सारी चीज़ें इस बारे में समझनी है और एक ऐसे लीडर को जानना है जिसकी जर्नी ने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया है और अपनी लाइफ हेल्थ केयर को डेडिकेट की है, देन स्टे ट्यून, क्योंकि मिस्टर जितेंद्र जी के साथ हमारी बातचीत आपको काफ़ी चीज़ें समझा देगी, आपके दिलो दिमाग को अच्छे से खोल देगी। आयुर्वेद में बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि थोड़ा सा स्लो इम्पैक्ट होता है उसका। तो ये क्या एक मिथ है या फिर आपको क्या लगता है इसके बारे में? और आयुर्वेद बेसिकली होता क्या है, ये भी बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है, मुझे ज़रा बताइए। देखिए, ये मिथ ही रहने दीजिए। और आयुर्वेदा इज नथिंग। आयुर्वेदा एक संस्कृत में एक लाइन है, आयुषो वेदा आयुर्वेद, मीन्स आयुर्वेदा इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स एक्चुअली, आयु and वेदा। आयु मीन्स लाइफ ओके, आणि वेदा मीन्स नॉलेज और साइंस। तो नॉलेज ऑफ लाइफ या साइंस ऑफ नॉलेज। So Ayurveda is Veda which provides the knowledge of good, bad, happy, unhappy of life. Ayurveda is the backbone of our healthcare system nowadays. अच्छा, If you see, Ayurveda is the word actually invented by our world's creator, Lord Brahma ji. Huh? Ayurveda, each and everything in the universe is made up of, composed of 5 basic elements. That is Prithvi, earth; Jal, water, fluidity; Agni, fire; Akash, and Vayu, air. So these 5 basic elements called Panch Mahabhutas in Ayurveda. It's a very important thing. Panch Mahabhutas. These Panch Mahabhutas plays very important role in embryogenesis. उसको हिंदी में हम बोलते हैं गर्भ उत्पत्ति। गर्भ उत्पत्ति जहाँ से बेसिक लाइफ चालू होता है, हम उसकी बात करते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस की, जहाँ से लाइफ स्टार्ट होता है। सो आयुर्वेद यहाँ से चालू होता है। आणि एम्ब्रियोजेनेसिस टेक्स प्लेस आफ्टर डाइजेशन ऑफ द फूड व्हाट एवर वी आर टेकिंग ऑन रेगुलर बेसिस. Embryogenesis again play important role in segregation, separation of the cell mass, nourishment, and water. So basically, Ayurveda works on 2-3 theories like Panch Mahabhutas. Second one is 7 धातुस, known as 7 धातुस, जो आयुर्वेद में हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मजा and shukra. So these 7 dhatus make Oj. Oj means that is the life actually. So these 7 dhatus again plays very important role in making Oj.
थर्ड वन वी कम टू त्रिदोष. संस्कृत वर्ड है. त्रिदोष का मतलब है कि कॉजिंग ऑफ डिजीज. त्रिदोष, दोष जो बोलते हैं प्रॉब्लम, डिजीज को बोलते हैं उसको. अब त्रिदोष में क्या है? वात, पित्त एंड कफ. राइट. So this is Vata, Pitta, Kapha based on seasons, time, day, night. It happens. And in last actually there is a trimal. Trimal मतलब जो whatever we are eating that is going to convert in waste material. So that is called mal, mutra and shveda. Shved, pasina, sweating. Okay. Pasina. So these are all waste material. If you see, if anyone wants to be healthy, then a person has to maintain all the seven dhatus, panch mahabhutas, tridosh. Otherwise, if there is a problem in any one of these dhatus and panch mahabhutas and tridosha, then there is disease occurs. तब जाके बीमारी होता है. बट आयुर्वेद में ऐसा माना गया, आपका क्वेश्चन बहुत सही था कि आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि इफ़ यू लिव आयुर्वेदिकली देन यू विल नॉट हैव ए सिंगल डिजीज. कोई डिजीज होगा ही नहीं. अच्छा. यस. एंड इफ यू आर टेकिंग आयुर्वेदिक प्रिपरेशन एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन, सो नो डिजीज विल हैपन. इट्स एज पर माई ओपिनियन डिजीज होने का नाम ही नहीं है. डिजीज होने के बाद फिर आता है चांस कि हम क्या लेने, कि हम आयुर्वेदिक प्रिपरेशन लें, आयुर्वेदिक मेडिसिन लें या फिर हम एलोपैथिक लें. सी ऑल पैथीज आर गुड. चाहे वो आप एलोपैथी देखिए या आयुर्वेद देखिए या होम्योपैथ देखिए, एवरी पैथी इज गुड एट देयर ओन. नाउ देयर आर डॉक्टर्स हु डिसाइड कि विच पैथी टू बी वर्कड इन विच डिजीज. यस, कौन सा बीमारी में क्या मेडिसिन यूज करना है, दैट डॉक्टर हैज टू डिसाइड एक्चुअली. एज आई अर्लियर सेड, Ayurvedic medicine, if you are using as a preventive medicine, then disease will not happen. You can prevent disease. So disease होगा नहीं, फिर मेडिसिन का चांस होता ही नहीं. अच्छा. So these are the advantage actually of Ayurvedic preparation. मैं मेरा पर्सनल बताता हूँ कि मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो अभी मुझे थोड़ा सा बीपी का तकलीफ है. तो किसी भी डॉक्टर के पास जाने के बाद वो बोलते हैं कि आपको कोई तकलीफ है रिलेशनशिप में, या फिर लोन चल रहा है आपका, या फिर कोई फैमिली इशू है, कुछ भी. तो बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि आप इमोशनल बर्नआउट में है क्या. तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी डिजीज़ है या फिर कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से, मतलब जो इमोशनल बर्नआउट की वजह से, इमोशनली हम बर्डन में ज़्यादा रहते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में आती है. या फिर देखिए, अगर आपको इमोशनली ज़्यादा ये रहेंगे जिसे आप बोल रहे हैं कि, तो इसमें सबसे पहले एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन होता है. दीज आर कॉमन यूज टर्म. और एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस जहाँ रहेगा, ऑब्वियसली फिर हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर होना स्वाभाविक है. आप जैसा बोल रहे हैं कि आपको बीपी का शिकायत था, तो बीपी के शिकायत, उसका जो पॉजिटिव एजेंट है बीपी का वो बहुत सारे हैं, जिसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल हाई होना, किसी चीज़ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आप इतना एंग्जाइटी में है कि आप दूसरा कुछ सूझ नहीं पा रहा है. ओके. इंटरनली ठीक है, इंटरनली भी बहुत सारे रीजन है बीपी बढ़ने का, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, VLDL बढ़ना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल. अनहेल्दी लाइफ स्टाइल. उसका रीजन तो बहुत है कि हम अनहेल्दी फूड लेते हैं, तो उसके वजह से जो है हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से फिर बीपी राइज होता है, डायबिटीज़ होता है, तमाम क्रोनिक डिजीजेज हो जाती है. लेकिन ज़्यादा करके तकलीफ ये एंग्जाइटी. देखिए, अगर आप 30-35 की एज में आजकल बीपी ज़्यादा हो रहा है, अगेन आई एम टेलिंग कि बिकॉज ऑफ अनहेल्दी डाइट. अनहेल्दी डाइट हम सब लेते हैं, कभी भी खाने का टाइमिंग नहीं है, हम कभी भी खाते हैं और कुछ भी खाते हैं, जो अवेलेबल है, जो मिल गया हम वो ले लेते हैं. सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ चेंजेस इनसाइड द बॉडी. फिर आपको वो बीपी होना, डायबिटीज़ होना, एंग्जाइटी बढ़ना, स्ट्रेस लेवल बढ़ना, ये सारे क्रोनिक डिजीजेस चालू हो जाती है. बट अगर फिर हम बोलते हैं कि अगर हम आयुर्वेदिकली जीते हैं, सी आयुर्वेदा टीचेज अस हाउ टू लिव ए लाइफ, वो कैसे जीना है वो सिखाता है. अगर हम आयुर्वेदिकली जीते हैं, आयुर्वेदिकली हर चीज़ें लेते हैं, हमारा दिनचर्या अगर आयुर्वेद के हिसाब से अगर सेट किया जाता है, तो हमको कोई क्रोनिक डिजीज़ होगा ही नहीं, गारंटी है. कोई भी डिजीज़ नहीं होगा. कब उठना है सुबह, कब ब्रेकफास्ट लेना है, कब लंच लेना है,
कब हमको डिनर लेना है और कब हमारा स्लीपिंग टाइम होना चाहिए, कब हमको सोना है, अगर ये हम डिसाइड कर ले अपने आप में तो वी विल नॉट बी विल हैव एनी डिजीज। एक्चुअली डिजीज होगा ही नहीं। नियमों के साथ, नियम के साथ जीना। आज आप देखिए कि हमारे ऋषि मुनि जो थे या जो आज भी जीता जागता प्रमाण में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देना चाहता हूँ। ही इज नाउ एट 74-75 ईयर्स। ही इज नॉट हैविंग ए सिंगल प्रॉब्लम। ही इज लिविंग हिज लाइफ आयुर्वेदिकली प्लस योगा, दोनों को अगर हम मिला के देखेंगे तो आपका बॉडी उसमें एकदम सेट करता है, आपको कुछ होने का चांस ही नहीं है। अच्छा, अभी बहुत से लोगों को ये बीमारियां है जैसे हाई बीपी, शुगर, ये सारी चीजें, तो आयुर्वेद में ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जो आपको लगता है कि रेगुलर कोई भी आम आदमी कर सकता है घर पे? बीपी के लिए? हाँ, बीपी के लिए या फिर शुगर के लिए हो गया, जो जल्दी जाता नहीं है। इसमें फिर बोलूंगा कि बीपी हो या डायबिटीज हो, ये सब डाइट की वजह से होता है, ज्यादा वजह से डाइट होता है। आप सिंपल ईटिंग रखिए, सिंपल भोजन करिए, 1 आवर एंड 1.5 आवर डेली एक्सरसाइज करिए, सो डायबिटीज एंड बीपी विल नॉट हैपन, ये गारंटी है। लेकिन एक बार हो गया है, सपोज बीपी किसी को हो गया है, अगर ऑलरेडी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन चालू हो गया है आपको, अगर एलोपैथ में बहुत सारे मेडिसिन है जो चालू हो गया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो बंद नहीं करिए। ओके, चालू होने के बाद बंद नहीं करना है। चालू होने के बाद बंद करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर चालू नहीं हुआ है तो फिर चालू नहीं हुआ है देन यू कैन मैनेज इंटरनली, बट अगर सीरियस केस हो गया है देन यू हैव टू गो टू ए डॉक्टर। चालू होने के बाद बंद नहीं चालू होने के बाद बंद नहीं करना चाहिए एज पर माय ओपिनियन। कि कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव जो दवा है अगर हम लेते हैं तो फिर उसका इफेक्ट से बीपी कम हो गया है, ठीक है, और वो बीपी कम होने के बाद सडनली अगर आप बंद करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव, सो दैट BP will suddenly shoot after a period of time. Then there will not any chance to be healthy actually. लेकिन अभी एलोपैथी का कोई भी मेडिसिन चालू हो गया है रेगुलर, ठीक है, लेकिन अगर बंदा वो जो पेशेंट है वो सोच रहा है कि मुझे शिफ्ट होना है आयुर्वेद में ताकि मैं जड़ से उस चीज को मिटा सकूं, तो कौन सी यहाँ पे मैं 2 चीजें बोलूंगा। एक तो पहले तो बीपी न हो करके आपको आयुर्वेदिकली हर चीजें लेना चाहिए, करना चाहिए और लाइफ जीना चाहिए। अगर मेडिसिन आपका चालू हो गया है सो विद इन 2 और 3 मंथ्स एंड टिल 6 मंथ आप उसको चेंज में ला सकते हैं। लेकिन अगर मोर देन 6 मंथ एंटी हाइपरटेंसिव कोई ले लिया है, अगर चाहे कि फिर मैं शिफ्ट हो जाऊं, तो थोड़ा वो रिस्क पे हो जाता है। क्योंकि एक बार एंटी हाइपरटेंसिव ले लेने के बाद से अंदर जो आपका इंटरनल ऑर्गन है उसी हिसाब से काम करते हैं। का मेडिसिन की वजह से बीपी कंट्रोल हुआ है तो वो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। और किसी को भी अगर एंटी हाइपरटेंसिव चालू है तो उसको रखना चाहिए, भले ही वो एक्सरसाइज कर रहा है यानी अगर मेंटेन किया डाइट तो उसका उतना कंट्रोल होगा, लेकिन आगे कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ेंगे, जैसे ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। ये सारे बीमारी कब होता है कि जब हम एंटी हाइपरटेंसिव लिए, 2 महीना लिए, फिर बाद में हम बोलते हैं कि नहीं मैं आई एम फीलिंग फाइन, मेरा अच्छा हो गया, अभी मैं बंद कर दूं। तो मैं एक चीज मैं आपको बोलूं कि बीपी और डायबिटीज जो भी है ये फीवर नहीं है, ये एक्यूट बीमारी नहीं है, एक्यूट पेन नहीं है। एक बार हो गया है, कोई भी मेडिसिन चालू हो गया है तो आपको वो कंटिन्यू रखना चाहिए एज पर माय ओपिनियन। हाँ, आयुर्वेदिकली आप चेंजेस करिए तो आपका जो लोड ऑफ मेडिसिन है वो कम होगा, नंबर ऑफ मेडिसिन कम हो जाएंगे। क्योंकि बीपी में भी आजकल क्या है, एक बार बीपी हो गया तो तमाम 4-5 मेडिसिन विल गो ऑन, तो उसमें आप रिड्यूस कर सकते हैं। बट पर्टिकुलरली अगर कोई एक बीपी का दवा है वो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, यानी आपके रेगुलर डॉक्टर का सलाह भी लेना चाहिए। अभी कहीं ऐसा चल रहा है कि आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसा कहीं चल रहा है अभी इंडिया में? ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि बीपी है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, जितने क्रोनिक डिजीज है उसमें एलोपैथ का भी लेते हैं और आयुर्वेद का भी लेते हैं। हाँ, वन थिंग आई विल टेल यू हियर कि अगर इमरजेंसी केस है, जैसे बीपी सडन राइज हो गया, तो वहां पे इमीडिएटली आयुर्वेद विल नॉट वर्क। ओके, बट इमरजेंसी केस में ऑलवेज यू हैव टू प्रेफर एलोपैथिक मेडिसिन, ऑलवेज। बहुत सारे डिजीज अभी भी है, जैसे हर्निया हुआ है, एक एग्जांपल लीजिए, हर्निया हो गया, या क्या होता है? हर्निया एक यहाँ पे इंटेस्टाइनल आउटग्रोथ हो जाता है। वो 3 तरह के हर्निया होते हैं, जो एक होता है आपका नीचे जाता है, एक ऊपर आता है और एक मिडिल से वो बाहर निकलता है। इंटेस्टाइनल आउटसाइड, नहीं इन्फेक्शन नहीं बोलते उसको। हर्निया इज ए इंटेस्टाइनल डिजीज जो उसमें वो बाहर निकल जाता है और बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाता है। इन इमरजेंसी फिर हर्निया बिकम्स मेक्स ए वेरी कॉम्प्लिकेशन, फिर वो इमीडिएटली ऑपरेट करना पड़ता है। और आज भी अगर किसी को हर्निया का शिकायत हो गया है तो उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है,
ओके, आज भी नहीं है। आज भी नहीं। जैसे कैंसर वो के लिए मेडिसिन से मतलब मेडिसिन उसके लिए ठीक ही नहीं कर सकता, बिकॉज वो पार्ट है। जैसे हमारा ये स्टमक का लेयर होता है वो वीक हो जाता है। एंड अगेन आई एम टेलिंग कि कॉन्स्टिपेशन इज द मेन रूट कॉज। अगेन एंड अगेन खांसी आना, उसके वजह से हमारा ये वाल वीक हो जाता है। यानी स्टमक वाल वीक होने से इंटेस्टाइन जो है थोड़ा सा प्रोट्रूड होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। अगर नीचे जाता है तो पेन करता है, बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाता है वो। तो उसका सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन। विदाउट सर्जरी वी कैन नॉट क्योर हर्निया। तो मेनी डिजीज, अभी जैसे ट्यूमर हो गया तो ट्यूमर का कोई हाँ, लेकिन वन थिंग अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर हम आयुर्वेदिकली जी रहे हैं, आयुर्वेदिक के सहारे से जी रहे हैं, हर चीज़ टाइम पे कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग एक्सरसाइज प्रॉपरली एंड रेगुलरली, देन हर्निया विल नॉट हैपन. If I am taking care of my stomach and I am taking care of constipation, then hernia will not happen. ये मुझे याद आया कि मूवीज में बहुत सारे दिखाते हैं। जैसे बहुत मैंने बचपन में देखी थी आमिर खान की एक मूवी, हर हीरो को गोली लगती है तो उसके बाद उसके ऊपर शराब डाली जाती है, फिर वो गोली निकाली जाती है। तो ये शराब क्या काम करती है आपको क्या लगता है? नहीं, उसमें क्या है, देखिए ऐसा मूवी में जो दिखाया जाता है वो अलग है, एक्चुअल लाइफ में अलग होता है। बट एज पर माई ओपिनियन जो मैं समझ पा रहा हूँ कि शराब में क्या होता है, अल्कोहल होता है। अल्कोहल इज स्प्रिट जो डॉक्टर एंटीसेप्टिक के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको एक इंजेक्शन भी देना है तो पहले हम उसको रब करते हैं स्प्रिट यूज करके, सो दैट दिस प्लेस विल बी क्लीन, इन्फेक्शन विल नॉट हैपन। सो जो शराब डाला जाता है वो एज ए एंटीसेप्टिक डाला जाता है ताकि वो उसको इन्फेक्शन ना हो जाए इमीडिएटली, और बाय दैट टाइम दैट पेशेंट विल रीच टू द डॉक्टर। मैंने सुना था कि बहुत सारी जो डिजीज है वो हमारे शरीर के इस भाग से ही आती है। तो उसमें एक आता है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन से क्या क्या हो सकता है, और इसके बारे में लोग और अभी तक ज़्यादा अवेयर नहीं है। मतलब कैंसर के बारे में लोगों को पता है, हर चीज़ के बारे में, लेकिन जो मूल है हर डिजीज का वो कॉन्स्टिपेशन है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि Constipation is the root cause of many diseases, many complicated disease. Example आप ले लीजिए कि piles is the root cause of constipation. Fissure is the, क्या होता है? एक हेयरलाइन कट हो जाता है। आप जो एनस होता है, एनस हमारा जो जीआई ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट है जहाँ से हम स्टूल बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एनस। तो इन नियर बाय एनस देयर इज ए रप्चर ऑफ स्किन capillaries, that is called fissure. And again one more complicated disease, that is fistula. वो one by one will understand constipation का जो कारण है, जो root cause है, जैसे piles, fissure, fistula, even hernia, हम इसके पहले भी आपको बताएं हर्निया, ये सब बीमारी का जो जड़ है वो कॉन्स्टिपेशन है। ओके। और कॉन्स्टिपेशन आप आम भाषा में ये समझिए कि व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन। ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन पर्सन विल not able to pass their feces or stool clearly, motion is not clear. उसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। बार बार आदमी बाथरूम जाएगा, टॉयलेट के लिए बैठेगा, बट वो क्लियर होता नहीं है। इट टेक्स टाइम। इवन पर्सन पुट a lot of pressure to clear the stomach, empty the stomach, but that doesn't happen because of the low intake of water. पानी लोग कम पीते हैं, फाइबर डाइट्स नहीं लेते हैं। फाइबर डाइट्स जो हम अभी ग्रेन्स बोलते हैं या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स बोलते हैं, वो प्रॉपर लोग नहीं लेते हैं। इवन पानी तक नहीं लेते। अगर आप पानी नहीं लेंगे, हम पानी नहीं लेंगे तो विल सफ़र फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन। स्टोन भी उसकी वजह से होता है शायद, पानी नहीं लेंगे तो स्टोन भी होते हैं। ये सबको जानना जरूरी है कि 73% ऑफ आवर बॉडी कंटेन वाटर। जैसे हमारा धरती पे 73% वाटर है, वैसे ही हमारे बॉडी में भी 73% जो है हमारा पूरा फ्लूइडिटी होना चाहिए, रेगुलर वाटर इनटेक होना चाहिए। एक हेल्दी पर्सन शुड टेक एटलीस्ट 4 to 5 लीटर वाटर इन ए डे। अगर हम वाटर प्रॉपरली नहीं लेंगे तो अपना जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो नहीं हो पाता है प्रॉपर, बाकी फंक्शनिंग ऑफ जो बॉडी है वो काम नहीं कर पाते। ये वाटर के साथ आप बोल रहे हो, बहुत से लोग बोलते हैं कि सुबह गर्म पानी में नींबू डाल के वो पानी पीना चाहिए जिससे पेट साफ होता है। दैट इज सच है। अगर आप नींबू डाल के या जो कोमट पानी बोलते हैं हम लोग या वार्म वाटर बोलते हैं, वो डेली अगर आप सुबह लेते हैं एज मच एज यू कैन, जितना आप ले सकते हैं बिफोर गोइंग टू टॉयलेट, तो इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन।
अच्छा, ये आप पूरा कॉन्स्टिपेशन देखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन इज ए बिग डिजीज इफ यू थिंक, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। अगर आप अगर वाटर प्रॉपरली लेने लगे ना तो कॉन्स्टिपेशन गायब हो जाता है, फिर आपको फिर मेडिसिन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ओके, सिर्फ एक नींबू गर्म पानी से हमारा सारा सारा सिस्टम ठीक हो जाता है आपका। वाह। लेकिन वो डेली लेना चाहिए, और लेने के आप 10-15 मिनट बाद थोड़ा सा वॉक करिए, वॉक करने के बाद फिर बाथरूम जाइए, फिर आपका वो कॉन्स्टिपेशन क्लियर होता है। बट इट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऐसा नहीं कि हमने आज ले लिया और ठीक हो गया हम बंद कर दिए। इंग्लिश स्टाइल वाला यूज करते हैं, जो कि वेस्टर्न हाँ वाला यूज करते हैं, उसकी वजह से भी ज्यादा होता है। थोड़ा बहुत हो सकता है, मतलब उसका लेकिन impact ऐसा आता कुछ इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता नहीं है। लेकिन अगर देखिए आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं यानी प्रॉपर वाटर ले रहे हैं, यानी इफ़ यू आर टेकिंग फाइबरस फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चपाती, तो आपका वो क्लियर रहेगा। कॉन्स्टिपेशन होने का चांस बहुत कम हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है? क्योंकि हम एक तो लो इंटेक ऑफ वाटर लेते हैं, पानी नहीं लेते हैं। फिर मैं बोलता हूँ जंक फूड ले लेते हैं, कभी भी हम गए ऑयली फूड ले लिए, समोसा ले लीजिए, वड़ा पाव ले लीजिए, ये लोग खा के रह जाते हैं और फिर पानी कम जाता है उसमें, फाइबर पूरा दिन गया ही नहीं, तो फिर दैट इज गोइंग टू बी कॉन्स्टिपेशन। वो कॉन्स्टिपेशन होना ही होना है उसको। और ये काम जब धीरे धीरे बढ़ते रहता है, कंटिन्यूस बढ़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। मतलब 6 महीना तक अगर हो गया कॉन्स्टिपेशन आपका, तो उसको बोलते हैं हम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। यानी वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिर आप टॉयलेट में ज़्यादा टाइम बैठते हैं, ज़्यादा टाइम यूज करते हैं, प्रेशर देते हैं। तो मैं अभी 1 by 1 उस पर आ रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फोन लेके बैठते हैं। फ़ोन लेके बैठ, एक्चुअली इट्स टोटली इनहिबिटेड, बैड है। फ़ोन लेकर के बाथरूम में बैठना एक गलत चीज़ है, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, आयुर्वेदिकली भी नहीं कर सकते। आप जिस काम के लिए गए वो काम करिए। अंडरस्टूड। आप समझिए कि अब बार बार प्रेशर देने के बाद भी अगर टॉयलेट क्लियर नहीं हो रहा है, सो देयर इज ए क्रेक नियर बाई एनस, हेयर लाइन क्रेक, रप्चर बोलते हैं उसको। रप्चर होता है, दैट फॉर्म्स फिशर। वो एक बीमारी है, फिशर हो जाता है, स्मॉल ब्लीडिंग हो जाएगा और इतनी पेनफुल कंडीशन हो जाएगा कि फिर आप जा नहीं पाएंगे टॉयलेट। और फिशर का अगला रूप, अगर बार बार फिशर भी होता है, कॉन्स्टिपेशन भी है, आप कॉन्स्टिपेशन क्योर नहीं कर पा रहे, सो नाउ सेकेंड डिजीज विल हैपन, दैट इज कॉल्ड पाइल्स। आप हिंदी में उसको बवासीर बोलते हैं, मराठी में आई थिंक मूलव्याध बोलते हैं। सो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। यानी अगेन पाइल्स इज वेरी डेंजरस। ये होता है ठीक आयुर्वेद से? यस, आयुर्वेद से ठीक होता है। अगर इनिशियल है पाइल्स तो आपका आयुर्वेदिकली ठीक होता है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली कोई भी डिजीज होगी वो आयुर्वेद से ठीक हो जाएगी, लेकिन आप ज्यादा सीरियस है तो फिर आपको इमरजेंसी होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, फिर आपको एलोपैथी शिफ्ट होना पड़ेगा आपको इमीडिएटली। सो मैं अभी यहाँ पे थे, हम लोग पाइल्स पे थे। पाइल्स अगर हो गया आपको तो फिर ब्लीडिंग पाइल्स बोलते हैं उसको, ब्लीडिंग पाइल्स। वो कितने डिग्री, 90 डिग्री पे हो गया, मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आप बैठ नहीं सकते। टॉयलेट जाने के नाम पे आपके आँख से आंसू आ जाएंगे। ओके। इवन टॉयलेट करने के बाद भी प्रॉब्लम होता है, इतने इन्फ्लामेशन होता है, बिकॉज देयर इज ए ह्यूज स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, ब्लीडिंग एंड वेरी पेनफुल while passing the stool. ओके। So again, it's a very complicated case. And the root cause is what? Root cause is only constipation. अभी जो भी आपने जितनी भी बीमारियां बोली वो सबका ज्यादा करके इलाज इतना आसान है और हर आम आदमी कर सकता है, जो कि गर्म पानी में नींबू डाल के सुबह सुबह पी लो, सारी बीमारियां चली जाएंगी। Already we have discussed regarding constipation and the root cause of piles, fissure. Third term is fistula. वो क्या होता है फिस्टुला? Again, fistula is very dangerous. Fistula का आयुर्वेदिक में भी इलाज नहीं है, मैं बता रहा हूँ। फिस्टुला हो गया तो हर्निया के जैसा इसको भी ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। और रूट कॉज ऑफ फिस्टुला इज कॉन्स्टिपेशन। इलाज ही नहीं है, जैसे कैंसर का इलाज नहीं है बोलते हैं वैसा इसका भी इलाज नहीं है। बिकॉज फिस्टुला में होता क्या है, देयर इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म नियर बाई एनस। अब ये एनस है तो इसके 2 इंच साइड में किधर भी एक पी शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, होल टाइप का हो जाता है। ओके। तो जो आपका वेस्ट मटेरियल है दैट विल गो टू द अदर साइड। जो एनएस के थ्रू आना चाहिए वो आपको वहां जाएगा, यानी वहां जाने के बाद अगेन इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पेन।
टू द पेशेंट। और जस्ट पी शेप मतलब मटर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, मटर जो है ना उसके लाइक स्ट्रक्चर बनता है और वहां से प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो ये फिर सर्वाइवल चांसेस कितने होते हैं आयुर्वेद में उसका विधि बताया गया है कि ये इसको कैसे निकाला जाए, बिकॉज जो 2 इंच का जो नली बना हुआ है उसको किसी भी एनी हाउ वी हैव टू रिमूव फ्रॉम देयर। उसको निकालना है। निकालने के लिए आयुर्वेद में है ट्रीटमेंट, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस है। एटलीस्ट इट विल टेक 1.5 month एक्चुअली, 30 days 40 days लग जाता है, बिकॉज वो निकालने के लिए आपको उसको सुखाना पड़ता है, दोनों साइड से उसको होल को बंद करना पड़ता है। फिर वहाँ पे ऑपरेशन जैसा है ये। ऑपरेशन जैसा आप नहीं बोल सकते, लेकिन कैसा है वहाँ पे दोनों साइड का जो होल है ना वो बंद करना पड़ता है बाई स्टिचिंग। उसको एक धागा बांधना पड़ता है, वो धागा बांध करके उसको धीरे धीरे ड्राई करना पड़ता है। फिर वो जब वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और ब्लडिंग नहीं होगा, ब्लड नहीं पहुँचेगा तो सूख जाता है। ये आयुर्वेद का प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम। बट इन एलोपैथ देयर इज ए वेरी सिंपल सर्जरी। उसको जितना भी वो पोर्शन का प्रॉब्लम हुआ है वो पोर्शन ही कट के बाहर निकाल देते हैं। तो उसमें भी 30 days जाता है टू गेट हीलिंग ऑफ दैट। वो हील होने के लिए टाइम जाता है। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन और कॉन्स्टिपेशन से होने वाले बीमारियां, तो दीज आर 4 terms एक्चुअली। फिशर, पाइल्स, फिस्टुला एंड हर्निया का जो रूट कॉज है वो कॉन्स्टिपेशन है। अगर हम कॉन्स्टिपेशन ठीक करते हैं तो ओवरऑल डिजीज ये नहीं होंगे। और कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए वी हैव टू टेक अ लॉट ऑफ वाटर, वी हैव टू टेक फाइबरस फूड, मैक्सिमम लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड वी शुड अवॉइड junk food. We should not take maximum rice and potato, but maximum we should take leafy vegetables, then there will not be any constipation. ये जो किडनी स्टोन है उसके क्या रीजंस होते हैं? मतलब किडनी स्टोन एक सब आम आदमी को ये चीज पता है कि हर किसी को मतलब ये चीज पता है कि किडनी स्टोन पानी नहीं पीने से होता है या फिर शराब की वजह से किडनी की कोई भी बीमारी होती है, लेकिन और कौन से रीजन है जिसकी वजह से किडनी स्टोन होता है? सबसे पहले ये किडनी स्टोन जो होता है ना, देखिए जब हम जो नॉर्मली खाना खाते हैं हमारे अंदर जो वेस्ट मटेरियल जमा होता है दैट हैज़ टू बी फिल्टर्ड ऑन रेगुलर बेसिस, उसको किडनी के थ्रू निकल जाना चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ टेकिंग लो इनटेक ऑफ वाटर, पानी कम पीते हैं तो वहाँ पे जो मिनरल्स है हमारे अंदर, जो बहुत सारे हम मिनरल्स लेते हैं, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये जो मिनरल्स है वो वहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं किडनी के पास, और धीरे धीरे डिपॉजिट होते हैं और उसके बाद क्रिस्टल फॉर्मेशन होने लगता है, क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है उनका, और उसके बाद से फिर वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो मेन जो रीजन है इसका कि पानी कम पीना सबसे बड़ा रीजन है, जिसके वजह से वो फ्लशिंग नहीं हो रहा है। हम जो भी अपना मिनरल्स बनता है जो वेस्ट मटेरियल भी बना वहाँ से, तो उसको ऑटोमेटिकली बाहर जाना चाहिए थ्रू वाटर। जैसे साफ़ सफाई करना है, जैसे हम बाहर भी साफ़ सफाई के लिए पानी लगता है, वैसे ही हमारे बॉडी को खाली नहाने से नहीं होगा। वी शुड टेक प्रॉपर वाटर, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी। सो इनसाइड क्लीनिंग कैसे होगा? इनसाइड क्लीनिंग विल हैपन ड्यू टू द मैक्सिमम वाटर। वाटर रहेगा तो क्लीन होते रहेगा, फिर आपका क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगा, और क्रिस्टल नहीं होगा फिर स्टोन नहीं होगा। ओके ऐसा तो ये सबसे इसका बड़ा जड़ है आपका वाटर। हम फिर भी बोलते हैं कि आयुर्वेदिकली, इफ़ यू आर गोइंग आयुर्वेदिकली देन देयर इज ए ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन अगर निकालना है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जो हम 30 से 40 दिन में, इवन 13 mm 15 mm स्टोन है वो भी निकलता है। 15 mm भी? यस, 15 mm काफ़ी निकला हुआ है और निकलता है। बाप रे, मुझे लगा कि मतलब मैंने देखा कि 5 से 7 mm का रहेगा तो फिर 15 mm तो हमारे अपने पास एक मेडिसिन है कोलिजित कैप्सूल करके है, एंड कोलिजित सिरप है विच कंटेन्स पाषाण भेदा, और उसमें से क्या होता है कि वो लेने के बाद से जो वहाँ स्टोन बना हुआ है उसको जा कर के वो ब्रेक थ्रू करेगा, उसको तोड़ेगा, तोड़ के ग्रेजुअली उसको बाहर निकालता है थ्रू यूरिन। फिर अगेन आफ्टर टेकिंग मेडिसिन ऑल्सो यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ वाटर। अच्छा, ये आयुर्वेद का ऑप्शन है, लेकिन फिर भी आज किडनी स्टोन के ऑपरेशंस होते हैं ना, उसके लिए भी ऑपरेशन है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि नहीं निकल पाता है, यानी मल्टीपल स्टोन हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे, एक नहीं होते हैं, उसमें 5 6 7 8 तक भी स्टोन हो जाते हैं। अगर ऑपरेशन का चांस कब आता है कि जब वो स्टोन ब्रेक हुआ या कैसे भी यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के फंस गया, पेशाब के रास्ते से वो फंस गया, ओके, तो
वहाँ पे फिर ब्लीडिंग चालू होने लगता है, वो रप्चर हो जाता है, फिर पेशाब रुक जाता है, दैट केस हैज बिकम इमरजेंसी केस, फिर उसको इमीडिएट जाके ऑपरेट करना पड़ता है, वो तो होता ही, क्योंकि उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये सारे बीमारी न हो उसके लिए अगेन आयुर्वेद इज द बेस्ट। इफ यू आर टेकिंग आयुर्वेदिक थिंग्स, you are living with the help of Ayurveda, then all the disease will not happen to anyone. This is guarantee. मैंने ना एक न्यूज़ देखा था जिसमें ना मतलब हम हर चीज़ के लिए ना किसी को हर बार ही दोष नहीं दे सकते, कभी कभी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो जाती है कि Yes. मैंने बाहर देश में देखा था कि ओला या उबेर के ड्राइवर है, वो इतना ज़्यादा मतलब काम कर रहे हैं, उनका काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है डिलीवरी का वगैरह कि उनको बाथरूम बोतल में ही करके साइड में रखना पड़ रहा है। वो इवन टैक्सी से उतर नहीं सकते, अपने ट्रक से उतर नहीं पाते। मुंबई में बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि हम पार्किंग के लिए गाड़ी नहीं लगा सकते, इसीलिए ऑटो ड्राइवर्स जो है वो पानी ज़्यादा पीते भी नहीं, या फिर वॉशरूम के लिए चले गए तो उनका रिक्शा उठा लिया जाता है। जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में भी ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये लाइफस्टाइल हमारी ऐसी बनती जा रही है। जैसे कि आप इसके ऊपर से देखेंगे कि बहुत सारे फास्ट फूड है या फिर कोई भी पैकेज फूड है, सबको पता है कि उसमें शुगर है, आटा डालडा है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं गंदी, पाम ऑयल वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन किसी चीज़ के ऊपर बैन नहीं है। वैसे फार्मा में भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो ज़्यादा कंज्यूम करने से, ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ भी कंज्यूम करेंगे तो हमको तकलीफ हो गई, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह जो बाहर के देश में बैन है लेकिन इंडिया में फिर भी चल रही है। ऐसी कोई दवाइयाँ? देखिए, अभी कुछ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके। बाहर ऐसा मैक्सिमम तो नहीं, एक दो आइटम है कि जो हमारे इंडिया में अभी भी चालू है, जैसे एंटीपायरेटिक एक आता है निमोसलाइड। ओके, क्या करता है ये? निमोसलाइड एंटीपायरेटिक, मतलब किसी को फीवर हो जाता है जिसे, एक्चुअली वो बच्चों के लिए बैन है, बच्चों के लिए बैन है, वो लिवर का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन बाहर सबके लिए बैन है। हाँ, वो सबके लिए बैन है, सबके लिए बैन है, यस। Okay. बट इंडिया में टैबलेट्स लोग ले रहे हैं एक्चुअली, बट बच्चों में बिलो 12 ईयर्स इट हैज नॉट बीन रिकमेंडेड, बैन है एक्चुअली, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो नहीं लेना चाहिए। एक है इवन एंटीबायोटिक आज धड़ल्ले से यूज होता है, लेकिन एंटीबायोटिक को भी थोड़ा सा प्रिकॉशनरी रखना चाहिए, नहीं लेना चाहिए इमीडिएटली। वन शुड नॉट स्टार्ट एंटीबायोटिक लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन इन द चिल्ड्रन। से चिल्ड्रन में मेन प्रॉब्लम होता है। चिल्ड्रन को बहुत देख के करना चाहिए, बिकॉज चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द इंडिया। उनको इतने सारे प्रॉब्लम, और इमीडिएटली अगर हम एंटीबायोटिक दे देते हैं लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन, एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। डोलो एक सबके जबान पे है, डोलो कुछ भी हो जाए, एंटीपायरेटिक है एक्चुअली। अगर फीवर किसी को है तो उसके लिए वो पैरासीटामोल रिकमेंड किया जाता है, ताकि वो फीवर कम हो, टेम्परेचर डाउन हो बॉडी का। बाद में उसका रीजन क्या है फीवर का, उसको ट्रीट किया जाता है कि भाई ये डेंगू है या टाइफाइड है या वायरल है या एनी अदर इन्फेक्शन है बॉडी में जिसकी वजह से फीवर आ रहा है, तो वो बाद में देखा जाता है। प्लस मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जो धड़ल्ले से इंडिया में यूज होता है, अब इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए हमको, लेकिन आजकल सब लोग एस्टेरॉयड बहुत यूज़ करता है। एस्टेरॉयड एक हमारे इसमें एस्टेरॉयड आता है जो लाइफ सेविंग ड्रग्स बोलते हैं हम उसको। हमारे इसमें लाइफ सेविंग ड्रग बोलते हैं। दैट मेडिसिन हैज़ टू बी यूज्ड in emergency only. When other medicines are not working, then that medicine to be used. तो आजकल लोग यूज़ करते हैं। इवन many patients directly go and take the medicine from the chemist. वो नहीं होना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन टू बी completely avoided. सेल्फ मेडिकेशन होना ही नहीं चाहिए। विदाउट डॉक्टर एडवाइस वन शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन, नहीं लेना चाहिए। और एस्टेरॉयड का साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा है कि लोग समझते नहीं है। लोग, अभी मैं देखता हूँ ऑन डेली बेसिस में देखता हूँ कि पीपल गो एंड टेक एस्टेरॉयड एंड वन साइप्रोहेपेटिडिन एक मॉलिक्यूल है जो भूख लगाने के लिए लेते हैं, लेकिन दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर रेगुलर यूज। मोटा होने के लिए लोग लेते हैं ना, एस्टेरॉयड ले लेते हैं। तो मोटा एक्चुअली वो उससे मोटा होना ठीक नहीं है। वो मोटा क्या होता है, दैट इज रिटेंशन ऑफ वाटर इन द बॉडी। जैसे ही मेडिसिन डिसकंटिन्यू होता है फिर आप ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। उससे अच्छा कि आप प्रॉपर डाइट लीजिए, टाइम पे लीजिए, मैक्सिमम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लीजिए, तो आपका बॉडी जो है हेल्दी रहेगा। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो स्किनी रहते हैं ज़्यादा, तो उनको
प्रोटीन पाउडर वगैरह ये सारी चीजें नहीं लेनी? ज़्यादा प्रोटीन पाउडर, जैसे बाहर प्रोटीन पाउडर भी कौन सा आप ले रहे हैं वो फिर डॉक्टर के बिना सलाह का नहीं लेना चाहिए किसी को भी, अच्छा। ठीक है, और रेगुलर नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आपका बॉडी फिर उसको, जैसे आपने बोला कि पैक्ड फूड, जंक फूड, ये दीज आर ऑल टू बी अवॉइडेड इन इंडिया। आज हमारे इंडिया में, हमने स्टार्टिंग में ही बात की, जो बीपी बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, इवन कैंसर इज हैपनिंग। Why these all chronic diseases are happening? Why cardiac arrest is happening below 30 years and below 35 years? There is only one reason: because of unhealthy diet we are taking on regular basis. We are taking oily food, even we are taking this all Chinese food, where they are mixing many type of chemicals which are carcinogenic, that should not be used properly. टेस्ट बढ़ाने के लिए हम वो डाल देते हैं और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक्चुअली इट शुड नॉट हैपन। और ये फसाई इसमें कुछ नहीं कर रहा है। एक्चुअली करना चाहिए, लेकिन कहाँ कहाँ करेगा आदमी, कहाँ कहाँ इमीडिएट जाएगा। लोग हम अपने ऐसे बोलेंगे बिजनेस कहाँ पॉइंट कहाँ ऑफ व्यू के लिए करते हैं, ये हमको भी सोचना चाहिए ना। फसाई के ऊपर डिपेंड रहने से अच्छा है कि एज ए पर्सन वी शुड बी अवेयर कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वेरी सिंपल। हम अगर अवॉइड करते हैं, हम अगर उसको नहीं लेते हैं, तो फिर वो बना के भी बेच, धंधा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा उसको। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है। वी शुड नॉट टेक दैट ऑन रेगुलर बेसिस, नहीं लेना चाहिए। दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। ओके। और ऊपर से फिर हम, अब ब्रांड नेम हमको नहीं लेना चाहिए किसी का। जो कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पे क्या क्या हम लेते हैं वो हम नहीं लेना चाहिए। आप उसमें भी कार्बोनेटेड वाटर है। वो क्या होता है? कार्बोनेटेड वाटर मीन्स देयर इज ए कार्बन डाइऑक्साइड इन दैट। सी, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। अभी वो जो हम पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स या जो भी, उसमें क्या है, वो कार्बोनेटेड वाटर मीन्स देयर इज ए कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम इनसाइड फिर लेते हैं। जिसे अब नाम ले लेता हूँ, रामदेव बाबा ने तो दिखाया है कि दैट इज कॉल्ड टॉयलेट क्लीनर। एक्चुअली दैट इज करेक्ट। एक्चुअली हमारे इंडिया में अगर ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए कि ये नहीं बने, ना लिया जाए, या पर्सन शुड नॉट टेक ऑन रेगुलर बेसिस। आप अपने घर से आप शुगर केन का जूस पीजिए, सबसे बेस्ट है। आपने जो किसान की आमदनी भी बढ़ेगी, किसान के लोगों को फ़ायदा भी होगा, प्लस आपको नेचुरल चीज़ मिल रहा है, कार्बोनेटेड तो नहीं मिल रहा है। राइट। लेकिन हम जो चाइनीज़ लेते हैं प्लस एक कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया हमने, दैट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बहुत प्रॉब्लम होता है, बट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड। लोग स्वाद के लिए ले लेते हैं, लेकिन अंदर जाकर क्या क्या कर रहा है। क्योंकि आपने कभी सुना था कि 30 के पहले ही कार्डियक अरेस्ट हो जाना, कैंसर हो जाना। आज कैंसर भी बिलो 30 पे आ गया, और कार्डियक अरेस्ट भी, जो हार्ट अटैक बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट, एंजाइना पेन, उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं ना, हार्ट अटैक आ गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये सारे चीज़ें एक ही डिजीज़ का नाम है। हार्ट डजंट गेट प्रॉपर ऑक्सीजन ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी। जो कोरोनरी आर्टरी में एस्थेरोस्क्लेरोसिस करके एक डिजीज़ है, वहाँ पे देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ ऑल द डेब्रिस लाइक कोलेस्ट्रॉल, वो जम जाता है, जिसकी वजह से हार्ट्स का स्पेशल आर्टरी होता है ऑक्सीजन देने के लिए, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। सो हार्ट्स इज नॉट एबल टू गेट ऑक्सीजन इन प्रॉपर अमाउंट, सो हार्ट अटैक इज देयर। ओके, तो ये लाइफस्टाइल की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीज। जैसे मैं भी आजकल मतलब बहुत ज्यादा बैठ रहा हूँ। Yes. हम यूजुअली अभी बैठ के ही ज्यादा काम होता है, तो इसकी वजह से अगेन बैक पेन वगैरह भी चीजें होती है। देखिए, बैठ रहे हैं आप, सीडेंटरी लाइफ है, 4 आवर्स 5 आवर्स 8 आवर्स इवन आप बैठ ले, ठीक है, आपका ऑफिस जॉब है, करिए, लेकिन बिफोर सिटिंग ऑन द चेयर यू शुड गिव एटलीस्ट 1 आवर टू योर बॉडी इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू सिट ऑन द चेयर। योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। मैं सिंपल बोलता हूँ कि आप 1 आवर वॉकिंग करिए, फास्ट वॉकिंग करिए, घर पे थोड़ा योगा करिए। आज योगा का महत्व हमारे पूरे वर्ल्ड ने देखा है। आज इंडिया के वजह से आज पूरा योगा जो हम मनाते हैं 21 जून को, थैंक्स टू मोदी जी एंड रामदेव बाबा, जो आज हमारे इंडिया में इतना इसका प्रमाण बढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी लोग करने वाले कम हैं। अगर हम योगा करें, देखिए आज देखिए ना, वेस्टर्न लोग हमारे इंडियन कल्चर फॉलो कर रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग फॉलो ऑफ वेस्टर्न कल्चर and getting all the disease। इसमें एक इंटरेस्टिंग भी योगा का हुआ, मतलब ये अच्छी चीज है नहीं, लेकिन वेस्टर्न ने कैसे अडॉप्ट किया और उसको मार्केटिंग में डालने के लिए उन्होंने क्या किया होता है, एक योगा बियर योगा करके इन्होंने क्लास चलाया, जिसमें योगा तो सिखाएंगे लेकिन साथ में एक एक बियर देंगे।
मतलब वहाँ पे तो वो कॉमन चीज इसके बारे में है। तो मैं नहीं सुना हूँ, लेकिन नहीं, वो बहुत हालांकि common चीज है। उन लोगों उन ने लोगों के लिए। योगा को कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, राइट। यानी योगा से उनके इधर मेनी डिजीज कम होने लगे। ये बहुत सारे जो बीपी, डायबिटीज, एंजाइटी वगैरह वहाँ पे कम हो एंजाइटी, गए। वो कम हो गया। मेडिटेशन वो कर रहे हैं। इन इंडिया वी आर नॉट मेकिंग एडॉप्शन। जो हमारा वो चीज है हम भूलते जा रहे हैं, हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम like hypertension, anxiety, depression, diabetes, all the chronic disease happens, cardiac arrest, myocardial infarction। ये आम बात नहीं, आज सबको लगभग कितने आप न्यूज़ सुनते रहेंगे कि अरे यार वो 30 साल का ही था, एक्सपायर हो गया। हाँ, राइट। तो ये बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड डाइट विच यू आर टेकिंग। जैसा अन्न वैसा मन, ये पहले भी बोला गया है। जैसा आप खाओगे वैसा ही बनोगे, जैसा आप सोचोगे वैसा ही बनोगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर्स ओनली। आयुर्वेद की लोहा WHO ने भी माना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया आयुर्वेद को, एंड नाउ दे आर मेकिंग कंटिन्यूअस रिसर्च ऑन दिस। दिस इज ट्रेडिशनल मेथड टू ट्रीट ऑल द डिजीज एंड दे हैव एक्सेप्टेड इट। नाउ थैंक्स टू अगेन मोदी जी की आज जो आयुर्वेद का हमारा ग्रोथ हो रहा है, आयुर्वेद के रूप में जो लोगों के अंदर जा रहा है ये सब चीजें, अभी भी स्टिल देयर इज लॉन्ग वे टू गो इन आयुर्वेद। आयुर्वेद को अगर ऊपर लाना है, ऊपर जाना है, यानी सबको फिट रहना है, तो आपको आयुर्वेद पे डिपेंड रहना होगा। योगा को अडॉप्ट करना पड़ेगा, डेली आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा। देन देयर विल बी ऑटोमेटिकली रिडक्शन ऑफ अदर मेडिसिन। अच्छा, आज है ना ये बहुत ज्यादा होता है कि पता सबको सब है, But करते इन्फॉर्मेशन, नहीं। हाँ इन्फॉर्मेशन बहुत है, Yes. लेकिन वो डिसिप्लिन आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, Right. बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया का सारा जो इम्पैक्ट है, उसकी वजह से हमारा जो रूटीन चेंज हो गया है। ज़्यादा बैठना, अकेले ज़्यादा रहना, जिसकी वजह से एंजाइटी हो गई है। सोशल मीडिया यूज़ करने की वजह से हमारे मतलब ब्रेन वॉश जल्दी हो जाते हैं लोग। एक्सरसाइज तो बहुत दूर हो गई है लोगों से। Correct. तो ये डिसिप्लिन में लाने के लिए मैंने सुना है कि मतलब बचपन से एक ब्रांड का नाम सुना है मैंने, च्यवनप्राश वगैरह, कि वो एक चम्मच खाने से मतलब बुद्धि तेज होती है। आयुर्वेद में ऐसा कुछ है कि जो खाने से बुद्धि तेज होती है? आपको है ना, है आयुर्वेद में है। आपने सही बताया, आपको जानकारी भी अच्छा है इसमें। सबसे पहले आज जो हम सोशल मीडिया की वजह से परेशान हैं, इवन हमारे जो बच्चे हैं, मैं तो पेरेंट्स को दोष दूंगा कि एज ए पेरेंट्स हम क्या कर रहे हैं। इसमें पेरेंट्स के लिए भी एक लाइन है कि भाई पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए, और अगर पेरेंट्स सुधर जाए तो बच्चे भी सुधर जाए। आज हर पेरेंट्स, मदर एंड फादर बोथ आर यूजिंग देयर ओन फोन। चिल्ड्रेन, 2 चिल्ड्रेन्स आर देयर, दे आर यूजिंग देयर ओन फोन। 4 पीपल का एक फैमिली है, उसमें 4 फोन है, चारों लोग अलग अलग अपना यूज कर रहे हैं। अगेन दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, एंड दिस इज द रीजन ऑफ आइसोलेशन। सोशल मीडिया इज वेरी, मैं बैड नहीं बोलूँगा, लेकिन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया दिस थिंग हैज हैपेंड। नहीं होना चाहिए। वन शुड गिव प्रॉपर टाइम कि हाउ मच टाइम टू गिव ऑन सोशल मीडिया, क्या करना चाहिए। तो वन शुड अवॉइड ऑल दिस यूजिंग फोन एक्चुअली, क्योंकि इसी की वजह से आज हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी में जा रहे हैं। आज बच्चों में कितना एग्रेशन कितना आ गया है। मेरे घर की भी बात है। Huge aggression is there because of the social media only. सबके घर की Because बात of the, so there should be some limitation for this. कि हाफ एन आवर आप ले लो, यूज कर लो, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। हमारा पढ़ाई हुआ है, लेकिन न गूगल था, न यूट्यूब था, न मोबाइल था। आज एवरीथिंग इज गेटिंग इजीली, एक क्लिक में एवरीथिंग यू विल गेट। कौन सा आपको मैटर चाहिए, सब चीज़ मिल जाता है। देखिए, आप अच्छा ही लेंगे तो अच्छा होगा। अगर हेवी यूज हो, कोई भी अति सर्वत्र वर्जते, अगर आप पानी भी ज़्यादा लेंगे तो भी नुकसान करता है, ज़्यादा लिया तो। इसके लिए हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए, लिमिटेशन। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आएगी। थैंक यू सर। अभी हमने आयुर्वेद के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हम देखते हैं कमेंट कैसे आते हैं, उसके ऊपर हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो मिलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू होप सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कशन में रह गई है। नेक्स्ट आने वाले पार्ट में हम उसे भी कवर अप करेंगे। टाइम की कमी की वजह से भी हो सकता है, और आपका कमेंट सेक्शन है, आपको जो भी लगे
जो चीज़ें हमें पूछनी चाहिए वो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। बहुत सारी गलतियाँ भी हुई होंगी, आप आपके हिसाब से बताएं कि आपको क्या लगता है और सपोर्ट करें हमें, ताकि हम अच्छे अच्छे गेस्ट को यहाँ पे ला के उनसे ऐसे सवाल पूछ सकें जो हमारी सोसाइटी के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो। थैंक यू।